हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर माइक्रो टॉपिक कवरेज वीडियो जिसमें हम 10 मिनट में प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और हर डायमेंशन को कवर करते हैं। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आए थे ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और इंडिया के सपोर्ट के लिए आए थे। उस समय जो निगोशिएटर थे देवर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट हो गए। अब हम इसके मेंस के डायमेंशंस को कवर करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि क्रिप्स मिशन आया क्यों था, क्रिप्स मिशन के प्रोविजंस क्या थे, फीचर्स क्या थे, क्रिप्स मिशन कैसा डिफरेंट था फ्रॉम द ऑल प्रीवियस प्रपोजल्स फ्रॉम द ब्रिटेन और ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड व्हाई इट फेल्ड, और इसके फेल्ड होने के पीछे जो नेशनल कांग्रेस थी उनके क्या सेंटिमेंट्स थे, जो उस समय मुस्लिम लीग थी उनके क्या सेंटिमेंट्स थे। तो ये 5-6 डायमेंशंस हम कवर करेंगे फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। आपको याद होगा ये वही समय था जब भीषण वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा, ठीक है। इस समय क्या हो रहा था कि जो जापानीज आर्मी थी दे वर वेरी पावरफुल एंड एक एक करके वो ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी साउथ ईस्ट एशिया में वो सबको इन्वेड करते जा रहे थे, सब पे कब्जा करते जा रहे थे और ब्रिटेन कमजोर हो रहा, ठीक है। और ये बात सबको बहुत इविडेंट थी। तो जो साउथ ईस्ट एशिया में उनकी कॉलोनीज थी जैसे कि मलय पेनिनसुला, फिलीपींस और सिंगापुर, इन सब पे जापान ने खूब बमबारी की और कब्जे कर लिए। अब ब्रिटेन को टेंशन थी कि सिंगापुर तक तो आ ही चुके हैं और अब नेक्स्ट इनका टारगेट होगा इंडिया। और इंडिया जो था वो सबसे बड़ी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी कॉलोनी इंडिया थी, सबसे प्रॉफिटेबल भी थी। इफ उनका लूज मतलब इफ दे हैव लॉस्ट द कंट्रोल ओवर इंडिया तो उनको बहुत लॉस होने वाला था। और ये चीज ब्रिटेन को पता थी, ये चीज उनके एलाइज जो कि यूएसएसआर थे उन सबको पता थी। उन सब ने प्रेशराइज किया ब्रिटेन को कि भाई इंडिया को अपनी तरफ मिलाओ। अच्छा, इंडिया को अपनी तरफ मिलाना जरूरी क्यों था? क्योंकि जहां जहां पे ये लोग हारे वहां पे एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा थे। तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी, वहां की जो लोकल जनता थी, उन्होंने ब्रिटेन को वॉर में सपोर्ट नहीं किया, इनफैक्ट उनको उल्टा हर्ट किया। तो इस वजह से ब्रिटेन वाज लूजिंग द वॉर, ठीक है। ऑल कॉलोनीज हैड एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट, दिस इज व्हाई ब्रिटेन वाज लूजिंग ऑल द वॉर्स, ठीक है। अब क्या अपने उस समय 1942 में हमारे यहाँ इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्स को भेजा कि भाई जाओ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को और इंडिया की जनता को अपनी तरफ मिलाओ। अच्छा, अब मिलाने के लिए आपको कुछ तो लड्डू देना पड़ेगा। इन्होंने क्रिप्स मिशन में कुछ प्रपोजल्स भेजे, ठीक है। अब प्रपोजल्स उसमें क्या क्या थे कि भैया जैसे ही वॉर खत्म होगा, है ना, इसमें ऐसा लिख लेते हैं कि ये सब कुछ जो था वो आफ्टर वॉर, ठीक है। आफ्टर वॉर क्यों बता रहा हूं मैं, आगे आपको क्लियर कर दूंगा। आफ्टर वॉर उन्होंने बोला कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब यह है कि आप कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपका जो डिफेंस है और जो गवर्नर जनरल का पावर है वो स्टिल ब्रिटेन डिसाइड करेगा। बाकी कॉमनवेल्थ में जुड़ने का, यूएन में जुड़ने का आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रोविजन बताया कि जो इसमें अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसमें सिर्फ इंडियन रहेंगे, कुछ इलेक्टेड मेंबर आएंगे जो कि प्रोविंसेस से, और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे जो अभी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये दूसरा प्रपोजल था। और एक कंबाइंड प्रपोजल था 3 और 4 का। उन्होंने बोला कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं किसी भी ऐसे प्रोविंस का जो कि ज्वाइन नहीं करना चाहता है इंडियन यूनियन को, ठीक है। अब आप ये देखो, ये ब्लूप्रिंट है पार्टीशन के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी प्रोविंस है विच इज हु इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, उसके लिए हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, उसको सेपरेट देश घोषित कर देंगे, ठीक है। और आपको रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करनी पड़ेगी। अगर 3 और 4 मेट होता है तभी हम पावर ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें सारे कंडीशन देखो, दे आर वेरी बोगस, ठीक है। एक तो आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, डिफेंस आपके पास है, डिफेंस इज लाइक पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक तो बात यही खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप नॉमिनेटेड लोगों को भेज रहे हो, ये सीधा ही अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे दो जो प्रोविंस ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, ये सीधा सीधा आप देश के हजारों टुकड़े कर दोगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी हमेशा से चलती आई थी। सेफ गार्ड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी बहुत वेग है, आप कैसे बोलोगे कि सेफ गार्ड हुआ नहीं हुआ, वेरी वेग प्रोविजंस, राइट, कोई भी मना कर सकता है। तो गांधी जी ने बोला इसको कि भाई ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये चेक भजेगा या नहीं भजेगा ये डिपेंड करता है कि उन लोगों का मन कैसा है। और हमें ये पता था कि पिछले 150 साल के रूल में इन्होंने हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया कभी भी। ये बात सीधी सीधी थी कि ये प्रपोजल नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि 3rd और 4th अगर आपका मैच करेगा तभी हम पावर ट्रांसफर करें, ठीक। अब हाँ, ऑल्सो ये प्रपोजल था कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है उसमें इंडियंस को भी लार्ज अमाउंट में भर्ती किया जाए, वगैरह वगैरह। अब ये फेल क्यों हुआ? देखो रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अनडेमोक्रेटिक था, दूसरी बात ये देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, बहुत वेग प्रोविजन था, ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम थी। बट अब प्रोस्पेक्टिव से डालते, जब आप आंसर लिखोगे ना मेंस के, उसमें डायमेंशंस डालोगे तो बहुत अच्छा दिखता है। तो कांग्रेस ने बोला, गांधी जी ने बोला उस समय कि भैया पोस्ट डेटेड चेक, कोई इमीडिएट एक्शन नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो कि वर्ल्ड वॉर के बाद देखेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। ठीक है, 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, भैया हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, मतलब कंप्लीट स्वराज चाहिए। आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो तो ये तो पहले ही मना है। और प्लस स्टैफर्ड क्रिप्स जो था ना, वो ऐसे टेक इट और लीव इट वाला एटीट्यूड में था, मतलब रस्सी जल गई बट ऐंठन अभी भी नहीं गई। वॉर हार रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, बट ऐंठ वैसे ही है कि हम तो जी एम्पायर वाले हैं। देखो, अब मैं आपको देसी लैंग्वेज में ऐसे प्लेन में इसलिए समझाता हूँ कि आपको कहानी याद रहेगी। ठीक है, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंट, लाइक आपको समझ आ जाएगा, बट आप लिख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आपको अपनी समझ बैठाने के लिए कहानी के फॉर्म में सुनना होता है। ठीक है, और उसके बाद नॉमिनेट बाई प्रिंस स्टेटस, मतलब प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आप सीधा अनडेमोक्रेटिक चीज कर रहे हो। थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, ऑफ कोर्स कोई प्रोसीजरल क्लैरिटी नहीं थी कि अगर कोई प्रोविंस जो है वो अलग होना चाहता है तो कैसे अलग होगा, अपने मन से चला जाएगा या कोई वोट होगा, प्लेबेसाइड होगा, कोई प्रोसीजरल क्लैरिटी नहीं थी उसमें। ठीक है, और माइनॉरिटीज के अंदर फियर था कि जैसे कि बंगाल में हिंदू माइनॉरिटीज में है, पंजाब में सिख माइनॉरिटीज में है, तो वहां पे अगर वो अलग होना चाहें तो फिर वो तो अलग हो जाएंगे, बट फिर इनका क्या होगा। तो इस वजह से माइनॉरिटीज में डर था, ये पार्टीशन का, डिवीजन का। ठीक है, तो इस वजह से कांग्रेस नाराज। अब ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग भी नाराज। मुस्लिम लीग नाराज क्यों थी? क्योंकि पाकिस्तान बनाने के लिए कोई प्लान नहीं दिखा उसमें। जो सेपरेशन का उसमें क्लॉज था वो सिर्फ उन प्रोविंसेस के लिए था जो ऑलरेडी हैं, और उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जो प्रोविंसेस अभी नहीं है तो आप एक नया प्रोविंस बना के अलग कर लेना, या सारी माइनॉरिटीज एक जगह चली जाएंगी और अलग रहेंगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो इस वजह से मुस्लिम लीग वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है, और जो मशीनरी फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो उसके कॉम्बिनेशन थे कि इतने लोग यहाँ से आएंगे, इतने लोग वहां से आएंगे, वो भी मुस्लिम लीग को ठीक नहीं लगी, मतलब उनके हित के लिए वो अच्छा नहीं था। उसके बाद जब ये सारा दिखा और हमने बार बार निगोशिएशन करने की कोशिश की, एंड दे वर ऑल्सो नॉट रेडी टू गिव अप द, जो हमारा वॉइस राय था ना, उसके पास वीटो पावर थी, उस वीटो पावर को भी गिव अप करने की उसमें नहीं थे वो लोग, मतलब मन नहीं था उनका। वो चाहते थे कंप्लीट कंट्रोल अभी भी रहे, बस हमें वॉर में सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो। सो ये सब देख के एक चीज तो हमें समझ आ गई थी कि ब्रिटिशर्स आर नॉट हियर फॉर अस, दे आर हियर फॉर ओनली देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट, और वो हमारा बस यूज करना चाहते। और क्रिप्स मिशन इसी वजह से फेल हो गया, और उसके बाद स्टैफर्ड क्रिप्स वापस अपना बोरिया बिस्तरा बिठा के मतलब लेके चले गए। बट उसके बाद से ये क्लियर हो गया था कि इन लोगों के साथ निगोशिएट नहीं किया जा सकता, इन लोग के साथ पीसफुल पावर ट्रांसफर होना बहुत इंपॉसिबल है, एंड द ओनली पाथ वी हैव इज टू किक देम आउट, is to go do or die, is to go for the quit India movement. So the next final blow to British Empire was quit India movement and Indian National Army. So next video mein we will be discussing that. Thank you for watching. See you in the next video.